दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके लिए एक कि वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। करीबन 30 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, काफी लंबा भी हो सकता है। तो आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना है और मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगा गंगा नदी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं गंगा नदी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जितने भी गंगा नदी से तथ्य जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे और गंगा नदी का मैप के माध्यम से हम इसको कंप्लीट समझे। जितनी भी इसकी सहायक नदियां है वो मैप के माध्यम से देखेंगे, ताकि आपका जो माइंड इमेज बन जाएगी मैप की, वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट वॉच करना है, देखना अच्छे से और कॉपी पेन लेके साथ बैठ जाए। कोई भी पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ तो आपको लिख लेना है। कभी इस पॉइंट पे अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। वही बात कर लेते हैं सेल्फ प्यूरिफाइंग नदी, यानी शौच होने वाली नदी है आपकी गंगा नदी। यार रीजन क्या है? ऐसा क्या है, यही नदी है क्या शौच होने वाली नदी? गंगा ही नदी क्यों है? ऐसा काफी सारे क्वेश्चन निकलेंगे, अभी तो बताते हैं। तो शौच होने वाली नदी है, क्या पता किस वजह से? तो हम बता देते हैं आपको। इसकी रीजन इसका यही होगा कि इसके अंदर पाया जाता है एक बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु वायरस। ठीक है, वो क्या करता है? बैक्टीरिया को खत्म करता है, किल बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया की बैंड बताता है। मतलब समझ पा रहे हो? तो ये आपका बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया फेज, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में एक क्वेश्चन और निकल रहा होगा कि बैक्टीरिया फेज इसके अंदर ही पाया जाता है। गंगा नदी ऐसी स्पेशल नदी है जो इसके अंदर ही पाया जाएगा। दोस्तों ये स्पेशल नदी भी है, आप मान सकते हो कि इसके अंदर बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। इसका रीजन यही है कि इसमें बैक्टीरिया फेज पाने का एक रीजन है कि इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसी वजह से इसमें बैक्टीरिया फेज पाया जाता है और बैक्टीरिया फेज बैक्टीरिया को विषाणु पाया जाता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है। डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और इसी वजह से इसके अंदर जलीय जीवों का कि ज्यादा होना, उत्पन्न होना, पैदा होना इसके अंदर ज्यादा है। जलीय जीवों की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से इसमें गंगा डॉल्फिन जो है जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा भारत का घोषित कर चुके हैं 2009 में, वो इसी के अंदर ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन का प्रभाव क्या होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन का यही प्रभाव होता है कि इसके अंदर जो भी जलीय जीव वो ज्यादा पाए जाते हैं और जलीय जीवों को डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से मिल जाती है, तो वो अच्छे से आपकी जीवन यापन कर सकते हैं जल के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इस नदी का उद्गम स्थान होता है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उत्तराखंड में। और आगे बात कर लेते हैं ये कितने राज्यों में, जिलों में, राज्यों में बहती है। तो ये 5 राज्यों में बहती है। आपको बुक्स में 4 मिलेगा, कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे 5 बहती है। आपको रीजन बता दूंगा। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद में चली जाती है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद में ये बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल। ठीक है, फरक्का परियोजना आप सुनी होगी पश्चिम बंगाल में, वो इसी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में चली जाती है बांग्लादेश में। यानी कि आपके 5 राज्य हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे इन 5 राज्यों में गंगा नदी को एक ही नाम से जाना जाता है, वो है गंगा नदी। और बांग्लादेश में इसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, उद्गम इसका गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ठीक है, बहुत चीजें इसमें जानेंगे हम। अब देख लेते हैं कि दोस्तों ये 5 राज्यों में बहती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, तो इसका अफवाह तंत्र भी कुछ बड़ा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका अफवाह तंत्र बड़ा है और इसके अलावा 5 राज्यों के अलावा जिसका जो प्रवाह क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया इसका करीबन 15 राज्यों में है। ठीक है, 15 राज्यों में इसका ड्रेनेज एरिया है और लगभग ये कितना एरिया कवर करती है? तो ये कवर करती है 26.2%। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26.2% एरिया कवर करती है 15 राज्यों में इसका ड्रेनेज एरिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इतना समझ में आया? वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों 2008 में, 4 नवंबर 2008 में। जो मैंने बताया अभी क्यों घोषित किया गया, क्योंकि दोस्तों एक गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के पीछे बहुत से कारण थे। हालांकि अब कंडीशन क्या है कि प्रदूषित नदी ये अभी कहलाती है, बहुत ज्यादा गंदगी इसमें हो रही है। इन कानपुर के बाद में ये गंदी होती चली जाती है, तो इसी वजह से इसकी स्वच्छता के लिए नमामि गंगे परियोजना, काफी सारी परियोजना इसमें चलाई गई इसको स्वच्छ करने के लिए, और इसी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया ताकि इसको कोई भी मनुष्य, अगर कोई भी सामाजिक प्राणी, समझ रहे हो, गंदा ना करे। ठीक है,
तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, गंगा नदी में एक पाई जाती है आपकी गंगा डॉल्फिन, ठीक है, जलीय जीव, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, ठीक है। और इसका आपको वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, जब गंगा नदी पढ़ रहे हैं तो कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर थोड़ी ना वो आपको पास करने के लिए बैठा है, फेल करने के लिए बैठा है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर, तो इसको 2008 को तो गंगा को राष्ट्रीय नदी किया गया। अगले साल 5 अक्टूबर को 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है अच्छे से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्गम स्थान कैसा होता है, कौन कौन से इसके प्रयाग है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ग्लेशियर। दोस्तों 2 ग्लेशियर है, दोनों ग्लेशियर से अलग अलग स्ट्रीम निकलती है, और अलग अलग स्ट्रीम निकलने के बाद में आपके प्रयागराज में जाकर मिल जाती है, वहां से इसको गंगा नदी कहा जाता है। बात क्या है देख लेते हैं। तो आपके 2 ग्लेशियर हो जाएगा, एक तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका सतोपत ग्लेशियर, दोनों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। एक ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से आपकी निकलती है भागीरथी, और इससे निकलती है आपकी अलकनंदा। दोनों स्ट्रीम्स निकलती है और निकलने के बाद में इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाती है, कौन से पॉइंट में? प्रयागराज, सॉरी देवप्रयाग में, प्रयागराज नहीं देवप्रयाग में। थोड़ा कंफ्यूजन में भी हो चुका हूँ काफी टाइम। तो दोस्तों आप देखिए, ये प्रयागराज तो इलाहाबाद में ही स्थित है, और ये देवप्रयाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इस पॉइंट को हम कह देंगे देवप्रयाग, और इसी पॉइंट के बाद में इसे कहा जाता है गंगा नदी, यानी इस पॉइंट के बाद में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भागीरथी स्ट्रीम और अलकनंदा स्ट्रीम धाराएं निकलती है और देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपके 5 प्रयाग स्थित है। 5 प्रयागों में हमने देवप्रयाग देखा, जो भागीरथी और अलकनंदा के सहयोग से, संयोजन से, मतलब प्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 प्रयाग और देख लेते हैं। पंच प्रयाग की भूमि उत्तराखंड, ठीक है। वो 5 प्रयागों में से 4 प्रयाग और देखने हैं। तो आपकी अलकनंदा में एक धौलीगंगा नामक नदी है, तो वो आपकी आकर मिलती है अलकनंदा में, यही कहीं आकर मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आकर मिलने के बाद में, ठीक है, ये नदी आकर मिलती है किसमें? अलकनंदा में। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? इस पॉइंट को कहेंगे विष्णु प्रयाग। 2 प्रयाग हमने पढ़े, विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा नदी है, निकलती है और अलकनंदा में आकर मिलती है, विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। और एक नंदाकिनी, तो नंदाकिनी नदी निकलती है और अलकनंदा में आकर मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक है। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिंडारी नदी है, पिंडर नदी जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है पिंडारी, और उसके बाद में आकर मिलती है अलकनंदा में, और उस पॉइंट को कहते हैं पिंजर कर्ण। सॉरी मेरे एक माइंड में ट्रिक काम करी, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कर्ण प्रयाग, ठीक है। और एक नदी आपकी मंदाकिनी है, नंदाकिनी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मंदाकिनी आपकी नदी है जो इन ग्लेशियर्स के बीच में से निकलती है कहीं ना कहीं से उत्तराखंड में, और उसके बाद में ये आकर मिल जाती है आपकी अलकनंदा में, और इस पॉइंट को हम कह देंगे रुद्रप्रयाग। अब याद कैसे करिए, अलकनंदा में बहुत सारी नदी आकर मिल रही है, कौन कौन सी नदी, कौन कौन से प्रयाग, बड़ा कंफ्यूजन है। तो एक बार यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए, देव प्रयाग में आकर मिल रही है भागीरथी अलकनंदा, वही विष्णु प्रयाग में आकर मिल रही है धौलीगंगा, ठीक अलकनंदा। तो आप देखिए नंद प्रयाग में और कर्ण प्रयाग में और रुद्र प्रयाग में आपकी हर जगह अलकनंदा में आकर मिल रही है भागीरथी, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडरी, ठीक है। आपकी ये नदी आपकी मिल रही है, भागीरथी हो जाएगी, धौलीगंगा हो जाएगी, नंदाकिनी हो जाएगी, पिंडर हो जाएगी और मंदाकिनी। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सभी में मतलब कि जो आपकी अलकनंदा है बड़ी कॉमन नदी है। तो आपको यहाँ से कंफ्यूजन करने के लिए काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस बनेंगे तो उनको कैसे सोल्व करना है, क्या ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एक ऑप्शन दे देगा आपको, कोई सा भी, आप अगर आपको याद है तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या ट्रिक यूज लेनी है, किस प्रकार से। दोस्तों अब देखो, अब जब भी देवों पे संकट पड़ा, देव से, देव प्रयाग से देव, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो तरीका मैं बता रहा हूँ, हमको माइंड इमेज बनानी है, आपको इस माइंड इमेज का यूज करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो आप एक छोटा सा क्लिक, आपका क्वेश्चन सही, ठीक है, छोटा सा क्लिक आपका क्वेश्चन सही। ये ट्रिक आपको अपनानी है। देव प्रयाग, देव मतलब देव, जितने भी देव है उनके ऊपर संकट आता है तो भागते हैं, क्या करते हैं, भागते हैं। कहाँ भागते हैं? अपने सीनियर्स देव के पास, वर्मा जी, विष्णु जी, समझ रहे हो। तो वर्मा जी भागते कहाँ पे, वर्मा जी से कुछ समझ लो, आप माइंड बना लो इमेज। तो देव प्रयाग भागते हैं, भागते कहाँ पे है, सीनियर के पास, और अलकनंदा में मिल जाते हैं। तो आपको क्या माइंड में आया कि जो अलकनंदा में तो मिलनी है, तो भागीरथी नदी में मिलती है, तो देव प्रयाग, ठीक है। वही विष्णु जी को गुस्सा आता है तो सभी को दौड़ाते हैं, गंगा नदी में दौड़ डालते हैं, मतलब कि पिटाई कर देते हैं। तो विष्णु जी, धौलीगंगा,
पिटाई कर देना, धो देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? माइंड इमेज, बस इसे माइंड इमेज सेट करो। नंद प्रयाग, नो डाउट, यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा, नंदाकिनी नंद प्रयाग। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, ये तो कंफ्यूज हो गया, इसको कैसे याद करेंगे, इसका भी बताऊंगा। अब देखिए कर्ण प्रयाग, अब इसको कर्ण प्रयाग को कैसे याद रखना है कि आपने कर्ण देखा होगा महाभारत में, अर्जुन द्वारा उसका वध किया जाता है। कर्ण कौन सी पोजीशन में था? कर्ण अपना धुर्री का जो अपना रथ का मतलब टायर था, पहिया था, उसको निकाल रहे थे गड्ढे में गिरने के बाद में, उसको खींच रहे थे, धक्का मार रहे थे उसी वक्त। यानी कि आप इमेज में माइंड लाओ कि पंचर वाला एक टायर निकालता है, खींचता है, धक्का देता है, पंचर निकालता है, पिंचर पंचर निकालता है। तो उसी टाइप को दोनों को इमेज को लिंक करो आप। कर्ण प्रयाग, कर्ण टायर निकाल रहा था, पंचर निकाल रहा था, पिंडर कर रहा था, आपको समझो, इसको लिंक करो, वही दोनों को हो जाएगा पिंडर नदी और कर्ण प्रयाग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और रुद्र प्रयाग, आप रुद्र प्रयाग को भी कैसे याद रखेंगे मैं बता देता हूँ। रुद्र प्रयाग का आपका हो जाएगा, रुद्र प्रयाग से आपको समझना है कि रुद्र की माला, ठीक है, जस्ट लाइक रुद्र की माला, रुद्राक्ष। ठीक है, और उसको मतलब कि आप सोचो कि उसको आप उसके अंदर पिरो रहे हो, धागा पिरो रहे हो, तो बहुत मंद गति से पिरो रहे हो। क्या कर रहे हो? मंद गति से पिरो रहे हो। तो रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, जस्ट लाइक आपको ये ट्रिक मुझे पता है कि जो माइंड इमेज मैंने बनाई वो आपको अच्छे से याद हुई होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद में क्या होता है आपको इतना याद रख लेना है। और भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती है। इसके बाद में ये हरिद्वार में एंटर करती है, मैदानी भाग में, हरिद्वार के बाद में मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है और ये यूपी में एंटर कर जाती है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर नामक स्थान से ये यूपी में एंटर कर जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों इतना ही इस मैप में हम इतना ही समझेंगे। इस मैप में आगे भी बता देता, लेकिन मैप में बसड़ मच जाती, मतलब कि मैप बड़ा हो जाता, कंफ्यूजन आपको होने लगता। दूसरा मैप लेते हैं, वही देखते हैं। तो दोस्तों आपको अभी अभी देखा हमने, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, भागीरथी अलकनंदा निकलती है, देवप्रयाग में आकर मिलती है, उसके बाद में चली जाती है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में गढ़मुक्तेश्वर यूपी में एंटर कर जाती है। इतनी स्टोरी हमने देखी, जितने भी प्रयाग थे, 4 प्रयाग, ट्रिक मैंने बताई, आपको समझ में आया। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अब गढ़मुक्तेश्वर यूपी में एंटर करने के बाद में ये नदी आगे बढ़ जाती है और कन्नौज नामक स्थान पे एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है धौलीगंगा। ठीक है, धौलीगंगा उद्गम होता है उत्तराखंड में, वहां से यू टर्न लेती हुई ये आपकी बिजनौर में एंटर कर जाती है। बिजनौर में अगर स्पेशल पॉइंट देखे तो कालागढ़ में एंटर करती है, बिजनौर यूपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में ये बिजनौर के बाद में कन्नौज में आकर मिल जाती है। तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आपसे निकल के आता है, तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी होगी? तो पहली सहायक नदी आपकी लेफ्ट और राइट नहीं पूछ रहा है, ये सहायक नदी पूछ रहा है पहली, तो आपकी रामगंगा पहली सहायक नदी हो जाएगी। दोस्तों आपको समझना है कि पहली सहायक नदी आपकी रामगंगा हो जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में कन्नौज के बाद में आपका आता है प्रयागराज, जहाँ इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में। दोस्तों यहाँ पे आपकी एक यमुना नदी आकर मिलती है, तो यमुना नदी को हम बेसिकली समझ लेते हैं। यमुना नदी इन दोनों ग्लेशियर के पैरेलल में एक ग्लेशियर स्थित है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक ग्लेशियर स्थित है। इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर और यहाँ से आपकी यमुना नदी निकलती है और निकलकर इस प्रकार से बहती हुई आपकी इटाहो में आ जाती है। इटाहो में ही क्यों आती है? आगे नहीं मिला है अपने प्रयागराज में से, क्या है? तो प्रयागराज में भी लेके चलते हैं, उससे पहले इसकी जितनी भी सहायक नदियां यमुना की वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इटाहो में आपकी यमुनोत्री से निकलने वाली गंगा यमुना नदी इटाहो में आकर रुक जाती है। इससे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा इंदौर में जनाबाव पहाड़ी एक चंबा नदी का उद्गम स्थान है, यहाँ से आपकी चंबा नदी निकलती है। इसके बाद में ये आपकी इस प्रकार से रुक जाती है, रोक रहे इसलिए कि आपको इसमें एक क्षिप्रा नदी भी आके मिलेगी। आपकी उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। काकरी बड्डी नामक पहाड़ी से आपकी क्षिप्रा नदी निकलती है, इस प्रकार से चंबा नदी में आकर मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में ये चली जाती है इटाहो में, तो चंबा नदी आगे भी चंबा नदी कहलाती है और इटाहो में आकर मिल जाती है। तो चंबा नदी कहाँ से निकलती है? जनाबाव की पहाड़ से निकलती है और क्षिप्रा नदी काकरी बड्डी की पहाड़ से निकलती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, और इसके किनारे उज्जैन में एक महाबलेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाबलेश्वर इसी कुछ नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे जनाबाव पहाड़ी, चंबा नदी क्यों फेमस है? मर्दापर्दन के लिए, गोली मर्दापर्दन, नलीदार मर्दापर्दन के लिए, और बिहाड़ ये क्षेत्र को कहते हैं। आपको पता है यहाँ पे चंबल में अगर आप देखो तो यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियाल के लिए बड़ी फेमस नदी है ये, और क्षिप्रा नदी इसमें आकर मिल जाती है। इसके बाद में इटाहो में आकर के इसका संयोजन हो जाता है। इटाहो के बाद में हम यमुना नदी को आगे लेके चलते हैं, और इटाहो से पहले और आपका जो है इस पे सिंध नदी आपकी सहायक नदी मिलती है। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है सहायक नदियों के बारे में, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको नदियां याद हो, मैप याद हो, तो आपको क्वेश्चन को बड़ी जिस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इटाहो के आगे आपकी सिंध नदी आकर इसमें मिल जाती है। आगे आता है हमीरपुर, हमीरपुर इटाहो के मध्य में एक सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी इसमें आकर मिलती है, और हमीरपुर में आकर मिलने वाली आपकी बेतवा नदी
जो आपकी निकलती है विंध्या पर्वत से, ठीक है। इससे निकलती है आपकी बेतवा नदी और हमीरपुर में आकर मिल जाती है। यानी कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हो रही है? चंबल हो गई, चंबल के बाद में सिंध हो जाएगी, सिंध के बाद में बेतवा हो जाएगी। इसके बाद में हमीरपुर से आगे चलते और बांदा नामक एक स्थान है, वहां पे आपकी एक नदी आकर मिलती है कैन, ठीक है। कैन कौन सी जगह पर आपको मिलेगी और कौन से पर्वत से निकलती है? तो बांदा नामक स्थान में यमुना मिलती है और कैमूर पर्वत से आपकी कैन नदी निकलती है और ये बांदा नामक स्थान पे आकर मिल जाती है। एक टोंस नदी भी है जो इसके अंदर आकर मिलती है, आपको याद रखना है। टोंस शायद इसमें लिखा नहीं है, टोंस नदी आप लिख सकते हो, टोंस नदी भी इसमें आकर मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं और इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं कि यमुना की सहायक नदी, पहली बात तो गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी यमुना की सहायक नदी चंबल हो जाएगी, शिप्रा सॉरी इसमें जाकर चंबल में मिल जाती है, चंबली कहलाएगी। बेतवा हो जाएगी, कैन हो जाएगी, टोंस नदी भी है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंबल घड़ियालों के लिए फेमस है। चंबल के किनारे एक कोटा शहर जो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, जिला है राजस्थान का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर पहाड़ी से आपकी कैन नदी निकलती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं आप निकाल सकते हैं। आप अच्छे से मैप के माध्यम से पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं प्रयागराज के बाद में ये नदी आगे बढ़ती है और गाजीपुर में चली जाती है। गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाला है। गोमती नदी निकलती है और ये गाजीपुर में आकर मिल जाती है। दोस्तों गाजीपुर से गोमती पीलीभीत से निकलने वाली गोमती नदी एकमात्र सहायक नदियों में ऐसी नदी है, गंगा की सहायक नदियों में, कि ये आपकी मैदानी भाग से इसका उद्गम होता है। मैदानी भाग से क्यों? मतलब कि दोस्तों जितनी भी नदियां कई पहाड़ से निकल रही है, कोई ग्लेशियर से निकल रही है, लेकिन ये वाली नदी आपकी स्पेशल नदी है जो मैदानी भाग से इसका उद्गम होता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगा गोमती नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलते गाजीपुर से आगे चलते वही हो जाएगा छपरा। छपरा में दोस्तों एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी, तो उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपका मिलाप ग्लेशियर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है, जहां से निकलती है आपकी शारदा या काली नदी। वो शारदा काली नदी की अलग से जो सहायक नदी या सरयू नदी इस प्रकार से है, उनको हम याद रख लेंगे ऐसे ही। और बाकी बात कर लेते हैं एक भारचाचुंग या मारचाचुंग नाम से ग्लेशियर है नेपाल में, और दोनों ग्लेशियर से निकलती है अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग नदियां, शारदा नदी और इससे निकलेगी आपकी घाघरा नदी, दोनों मिलकर आके मिल जाती है बाराबंकी में, ठीक है। और ये घाघरा नदी कहलाती है लास्ट में आकर के, ठीक है। और यहाँ से इसको घाघरा नदी निकलती है, आपको सॉरी एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपकी निकलती है घाघरा नदी, ठीक है। और जो करनाली ऐसे उसको बोला जाता है इसको, तो यहाँ से एक ताप्ती नदी भी आकर मिलती है। इस पे भारचाचुंग ग्लेशियर से आपकी घाघरा नदी निकलती है। दोस्तों कौन सी निकलती है? घाघरा नदी निकलती है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आपको अच्छे से समझना होगा। इसमें करनाली ऐसे कुछ नाम से जाना जाता है इसको, घाघरा नदी को पहले करनाली, ठीक है। और यहाँ से दोनों स्ट्रीम्स बाराबंकी में आकर ऐड हो जाती है, तो उसके बाद में ये घाघरा नदी कहलाती है। और घाघरा नदी मिल जाती है छपरा बिहार में, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें, छपरा के बाद में आता है पटना। पटना में आपका एक नदी मिलती है सोन नदी, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में पहाड़ी अमरकंटक की पहाड़ी, वहां से निकलती है आपकी दो नदियां, एक नदी दक्षिण की तरफ चली जाती है और एक नदी उत्तर की तरफ चली जाती है। जो उत्तर की तरफ जो नदी चल रही है वो हो जाएगी आपकी सोन नदी, जो आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और जो नीचे की तरफ चली जाती है साउथ की तरफ, वो हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसी दो नदियां जो एक पॉइंट से तो ओरिजिन होती है, यानी कि एक पहाड़ी से तो ओरिजिन होती है और अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, उत्तर में चली जाती है और दक्षिण में चली जाती है, वो हो जाएगी सोन नदी और नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे पूछा जा सकता है जो जिसका ओरिजिन साउथ में होता है और जो जाकर मिल जाती है अपने मतलब उत्तर से दक्षिण में गति करती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, तो वो हो जाएगी सोन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पटना के बाद में आता है आपका सोनपुर। सोनपुर में मिलती है आपकी गंडक नदी, जो नेपाल के बॉर्डर से या उद्गम होती है। गंडक नदी नो इंपॉर्टेंट नहीं है गंडक नदी, लेकिन आपको पता होना चाहिए नेपाल के बॉर्डर से इसका उद्गम होता है और सोनपुर में आकर के मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं इसकी कुरुसेला में। कुरुसेला में आपके सप्तकोसी यानी आपकी कोसी नदी, जो बिहार का सर्वाधिक अपर्दन सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है आपकी, ठीक है। उसके बारे में बात करें, आपका ये गोसाई धाम नेपाल में स्थित है। यहाँ से 7 स्ट्रीम निकलती है, 7 स्ट्रीम इस गोसाई धाम से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद 4 स्ट्रीम तो आपके नेपाल में
चली जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और 3 स्ट्रीम आपकी इंडिया में प्रवेश करती है, 1 स्ट्रीम मेन और 2 स्ट्रीम इसके साथ। तो इस प्रकार से 3 स्ट्रीम इंडिया में प्रवेश करती है और वो इंडिया में इस प्रकार से प्रवेश करती है और उस नदी को कहते हैं हम कोसी नदी। तो कोसी नदी क्यों फेमस है? बिहार का सो बिहार में इसी वजह से बाढ़ आती है और इसका रीजन और भी है कि ये अपरदन बहुत ज्यादा करती है। और ये इसका एक और है कि ये मार्ग बदलने वाली नदी है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुरुशिला में आकर ये मिल जाती है। और आगे बात कर लेते हैं इसके अलावा गोदावरी घाट। दोस्तों गोदावरी घाट में एक महानदी और मिलती है आकर के, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी, सिक्किम की जो दार्जिलिंग पहाड़ी स्थित है सिक्किम में, यहाँ से आपकी नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। और ये महानंदा आकर मिलती है गोदावरी घाट में। इसके बाद में ये नदी एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी नदी निकल जाती है, हुरी नदी, जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और एक नदी आपकी जो बंगाल में पश्चिम बांग्लादेश में चली जाती है, तो उसको कहते हैं हम पद्मा, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो जाती है, फरक्का बांध बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, निकल जाती है और इसको कहते हैं हम हुगली नदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी सबसे लॉन्गेस्ट जो आपकी लंबी सहायक नदी हो जाएगी यमुना, ठीक है। और इसकी सबसे जो वॉल्यूम के आधार पर लार्जेस्ट नदी है वो हो जाएगी आपकी घाघरा नदी। वॉल्यूम के आधार पर, आयतन के आधार पर जो लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगी घाघरा नदी। और यमुना इसकी सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी इसकी सहायक नदियों में, ठीक है। आपकी पीलीभीत से निकलने वाली गोमती नदी आपकी मैदानी भाग से ओरिजिन होता है इसका, यानी कि वो बाकी सबका किसी न पहाड़ी वगैरह से, ग्लेशियर वगैरह से इसका उद्गम होता है और का, ठीक है। और यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर गति करने वाली ऐसा ओरिजिन पॉइंट की 2 नदियां निकलती, एक चली जाती है दक्षिण में, एक चली जाती है उत्तर में, जाके पटना में आकर मिल जाती है आपकी सोन नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे हम अगले किसी ना किसी वीडियो में नदियों के आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो लेके आएंगे। सिंधु नदी मैंने आपको करा रखी है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे। अब बात कर लेते हैं गंगा, जितनी भी सहायक नदी है, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आपका घाघरा कर्नाली नदी आपको अभी समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए नदियों के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं चंबल नदी जो है इसके किनारे बसा हुआ आपका कोटा शहर, जो कि राजस्थान का एक जिला है जिसको शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। वही क्षिप्रा नदी जो उज्जैन इसके किनारे बसा हुआ, यहाँ पे लगता है आपका महाकुंभ मेला, जो 12 फरवरी से लगता है। महाबलेश्वर का एक मंदिर भी बहुत फेमस है यहाँ का। अब देख लीजिए गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ, वाराणसी, कानपुर, पटना, काफी सारे शहर बसे हुए इंपॉर्टेंट है जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। गंगा और यमुना के संगम इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इलाहाबाद इसी के शहर पर बसा हुआ। इलाहाबाद से एक टॉपिक और बता देता हूँ मैं, जो 82.5 डिग्री आपकी पूर्वी जो देशांतर रेखाएं होती है वो निकलती है, जिसका 82.5 डिग्री जो आपका टाइम का मापन होता है, नैनी इलाहाबाद नैनी से इसका मापन होता है। वो आपको इलाहाबाद से कुछ टॉपिक लिंक किया है, मैंने याद रखना है, ठीक है। गोमती नदी लखनऊ जौनपुर, गोमती नदी किनारे आपके लखनऊ जौनपुर है। हुगली नदी किनारे कोलकाता है और यमुना नदी के दिल्ली और आगरा बसा हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सारे आपको याद रखने हैं, रिविजन आपको अच्छे से करना है। आपको मैं बता दूं चंबल के लिए कोटा हो जाएगा, क्षिप्रा उज्जैन, गंगा नदी किनारे हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, और गंगा और यमुना इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर। और वही हुगली नदी किनारे कोलकाता हो जाएगा, वही यमुना नदी किनारे दिल्ली और आगरा। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसके लिए आप PDF ज्वाइन कर सकते, PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स सभी के सभी, और वीडियो को दबा के शेयर कर दो, कोरोना की तरह फैला दो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार और जानदार रिवर के साथ फिर से एक बार, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर ऑफिशियल लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।